सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर एटम का नेक्स्ट पार्ट जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल ने बोहर की पूरी थ्योरी को तहस नहस कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, बोहर का मॉडल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर आया था नया मॉडल जिसे कहा गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्या कहा गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बेसिकली इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डुअल करैक्टर को कंसिडर किया था। ओके, ये दिया था बेटा अर्विन श्रोडिंगर एंड हाइजेनबर्ग ने मिलकर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये वेव क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कंसेप्ट रखा था। तो श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन दिया बेटा। देखो, ये तो क्लियर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, मतलब बोहर के हिसाब से ये न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है जो डिस्प्रूव हो गया। ठीक है, ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कभी तभी करते हैं जब से पार्टिकल हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वेव है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है यूँ। ठीक है, इस तरह रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फाइंड तो हम कर नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन कोई प्रोबेबिलिटी तो होगी फाइंड करने की। उसके लिए इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन बनाई किसने? श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे आप इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, ठीक है, 3D इक्वेशन कुछ भी कह सकते हो। स्मॉल ये जो था वो था एच जाई इक्वल टू ई जाई। ठीक है, एच के ऊपर उसने थोड़ा सा कैप लगा रखा था। यहाँ पर उसने इस इक्वेशन को पहले तो इसको ब्रीफ में समझिए कि इक्वेशन था क्या। यहाँ पर जो एच था ये था बेटा आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ई था बेटा आपका एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, मतलब एक सिस्टम के अंदर हैमिल्टोनियन होता है। ये क्या था? सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे होते ना, वो ये ऑपरेट करता था, ये बताता था। ठीक है, ये है एनर्जी ऑपरेटर, ये बताता था टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो जाई था ये है बेटा, जो जाई है त्रिशूल जैसा, ये होता है वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन, इसको ध्यान से समझना। देखो, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी खुद की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल फंक्शन। ध्यान दो, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, ये सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन जैसा था। ठीक है, विच टेल अबाउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है। जैसे ये 3D एक्सिस में किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना, वो जाई बताता था। समझ आई? जैसे ये 3D है, मान लो ये है ना, ये है। अब इस एक्सिस में, इस पार्ट में, इस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, जो वैल्यू होंगे, वो जाई बताएगा। ठीक है मतलब देखो, इस तरह मूव कर रहा है ना पीरियोडिक फंक्शन, दैट इज इट टेल अबाउट द पीरियोडिक चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक चेंज ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव, तो अगर पीरियोडिक चेंज बता रहा है, ऐसा पीरियोडिक चेंज बता रहा है, तो ये पीरियड चेंज क्या होगा? फाइनाइट हो गया, है ना। सो इट इज फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंगल वैल्यूड होगा। तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, dx dy dz इक्वल टू 1, फाइनाइट वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो ये
जाई बताता है कि क्या होता है। अब देखो जाई का तो अपना तो अंदर फंक्शन है नहीं, जाई तो बस इतनी चीज़ कोऑर्डिनेट बता रहा है कि ये कोऑर्डिनेट ये है, इसके यहाँ कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। जैसे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन जो जाई स्क्वायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताता है सारी चीज़ें। तो इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। देखिए जाई स्क्वायर टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान दो एग्जैक्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी वो बताता है जाई स्क्वायर, ठीक है। अब जाई स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कह देंगे। कब, ठीक है, कब कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज कब होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कब कहा जाए, जब एक यूनिट वॉल्यूम में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप यूनिट वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो उस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सिर्फ आप कह रहे हो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो वो प्रोबेबिलिटी हो गई, वो जाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उसको हम प्रोबेबिलिटी, जाई स्क्वायर के कई नाम है, जाई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कब कहेंगे, जब आप यूनिट वॉल्यूम कहोगे, ठीक है। कुछ इसको प्रेजेंटेशन के तरीके, जैसे जाई स्क्वायर डी कह दिया तो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम डी। ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम डी। ऐसी जाई स्क्वायर डी कह दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन स्मॉल लेंथ डी, ठीक है। ऐसे आपको कह दिया बेटा यहाँ पर जाई स्क्वायर डी तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन स्मॉल एरिया डी, समझ आई बात नहीं है। तो जाई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है, जाई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस देखो, यूनिट एरिया में सिग्निफिकेंस है, यूनिट वॉल्यूम में सिग्निफिकेंस है, यूनिट लेंथ में भी सिग्निफिकेंस है। ओके, यहाँ तक नोट करिए जी आप। तो बेटा इस तरह से जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर और जाई को देखा गया तो ये सब चीज़ें आई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जाई स्क्वायर डी का मतलब क्या होता है, जाई स्क्वायर डी का मतलब क्या होता है। अब जो एक्सपेंडेड इक्वेशन थी श्रोडिंगर की, जिसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन कहा गया या 3D इक्वेशन कहा गया, वो था ये 8 स्क्वायर जाई बाय 8x स्क्वायर, 8 स्क्वायर जाई बाय 8 वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जाई ओवर 8 जाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी जाई बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बेटा इक्वेशन थी जिसमें सबका मतलब क्या क्या था, एक्स वाई जेड जो थे, ये एक्स वाई जेड ये क्या थे बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। एच क्या था बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, बता चुका हूँ मैं। ई है एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वी पोटेंशियल डिफरेंस, जाई वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया। बहुत बड़े लेवल की इक्वेशन है ये, बहुत ही ख़तरनाक, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया गया, सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। सॉल्व करना हमारे उसमें है नहीं, करना भी नहीं हमें। इसमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे ना, इसको पहले पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया गया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया। ध्यान सुन लो, इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उनको पोलर कोऑर्डिनेट में क्या किया गया, चेंज किया गया। तो पहले यहाँ पर समझ लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यही पता होना चाहिए। देखो बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका मतलब होता है देयर इज सेट ऑफ, देयर इज वन सेट, देयर इज exactly one set of point at a given point। एक पॉइंट दे दिया, उस पर
एक एक ही सेट ऑफ पॉइंट जो आपको मिलता है, यानी कि अगर मान लो 3 एक्सिस आपने ऐसे ले लिए, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे x y z की 3 वैल्यू होंगी, वो जो एग्जैक्टली वन सेट ऑफ पॉइंट होता है उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इट मीन्स देयर इज एग्जैक्टली वन सेट ऑफ पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पे एक फिक्स सेट ऑफ पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल। जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा, देयर इज इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। देखो कार्टेशियन का तो ये है, लेकिन अगर मैं पोलर कहूँ तो ये पूरा ही आ गया, सारा आ गया, ठीक है। इसमें बहुत जगह पॉइंट, बहुत सारे इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट बनेंगे। मतलब कार्टेशियन का तो एक ही सेट ऑफ पॉइंट बना, पोलर कहें तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, बहुत जगह बन सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए तो फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो वेव है, कहीं भी जा सकती है, इससे उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं। जहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये एक्स वाई जेड फॉर्म में होता है, यहाँ पर ये होता है आर थीटा और फाई की फॉर्म में, जिसमें आर जो होता है वो होता है रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट होता है बेटा, रेडियस को डिनोट करता है। थीटा और फाई जो होते हैं वो होते हैं एंगुलर कंपोनेंट बेटा, एंगुलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट, ठीक है बेटा। तो इसमें पहले क्या करते हैं, हेयर ऑन सॉल्विंग अबाव इक्वेशन एंड कन्वर्टिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, टू पोलर कोऑर्डिनेट, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ जाई। ऑब्वियसली जाई की फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है। तो जाई में एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती रहेगी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ जाई। सम वैल्यू, कुछ वैल्यू उसमें से मीनिंगफुल होती हैं, यूज़फुल होती हैं। सम वैल्यू ऑफ जाई आर यूज़फुल और मीनिंगफुल, ठीक है, यूज़फुल होती है और क्या होती है, मीनिंगफुल, कॉल्ड आइजिन वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, आइजिन वैल्यू या आइजिन फंक्शन भी कहते हैं, और आइजिन फंक्शन, ठीक है। तो जाई की वैल्यू मिलेगी, जैसे एक बार सॉल्व किया, जाई 1 की वैल्यू मिली, फिर जाई 2 मिली, जाई 3, जाई 4, क्योंकि इन्फाइनाइट है, बहुत सारी मिल सकती हैं। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रहे हैं ना, अगर सिर्फ एक्स वाई जेड के लिए निकालते तो 3 ही वैल्यू मिलती है ना, 6 वैल्यू मिलती, 2 एक्स के लिए, 2 वाई के लिए, 2 जेड के लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम 3 पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 3 नेगेटिव वैल्यू लेते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट तो इन्फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, उन इन्फाइनाइट में से कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो पॉजिटिव होंगी, उसी को हमने लिया, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व किया गया, क्योंकि 3 ही कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे रखे हैं, एंगुलर इसमें भी, पोलर में भी, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स में 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर्स मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि कहाँ पे हो सकता है। तो ये देता है आपको 3 क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर 4 होते हैं, लेकिन 3 ही देता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। चौथा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू नहीं मिलता, ओके। तो ये 3 क्वांटम नंबर है जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल है 3D मॉडल, क्योंकि बोहर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के 1 डायमेंशनल मॉडल लिया था, ठीक है, उसने सिर्फ कंसिडर किया था इलेक्ट्रॉन एक डायमेंशन में, या तो एक्स में या वाई में या जेड में। लेकिन श्रोडिंगर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव है तो तीनों डायमेंशन में घूम रहा है, तीनों डायमेंशन घूम रहा है, तो उसके बहुत सारे इन्फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट है जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं, और उसकी बहुत सारे वैल्यू मिलेगी, जिनमें से कुछ यूज़फुल होंगे, कुछ यूजलेस होंगे। जो यूज़फुल होंगी उसे कहा गया आपका आइजिन वैल्यू या आइजिन फंक्शन, ठीक है। जो यूजलेस होंगी उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो जब इन वैल्यू को सॉल्व किया गया तो 3 मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आई, जिसे कहा गया क्वांटम नंबर्स। नोट कर लो, फिर वो शुरू करते हैं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, देखो क्वांटम नंबर्स, दीज आर द सेट ऑफ 4 numbers which is used to define the electron
इन एन एटम, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, कितनी एनर्जी से घूम रहा है, सब कुछ बताने के लिए। दैट इज वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सब कुछ बता देगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें से पहला जो क्वांटम नंबर आता है बेटा, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान दो बेटा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल है उसकी स्पेलिंग वही है जो प्रधानाचार्य की होती है। ठीक है, एक ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में PL आता है और एक आता है प्रिंसिपल एक्सेस में PL। ठीक है, दोनों जगह ये PL आता है, बाकी सब जगह PL ही आता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, इट इज़ डिनोटेड बाय n, इसे n से नोट करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, किसने दिया था बेटा, ये ऑब्वियस बोहर ने दिया था, एक ही क्वांटम नंबर दिया था, इट वाज गिवन बाय बोहर। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर है जो ये बोहर ने दिया था। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। इस क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, इट टेल अबाउट, क्या बताता है, साइज, एनर्जी, ऑर्बिट। ठीक है, साइज़ बताएगा, एनर्जी बताएगा, ऑर्बिट के बारे में बताएगा, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, और क्या बताएगा ये बेटा, एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ऑर्बिट का साइज, इलेक्ट्रॉन वेव का साइज, ये सब ये बताता है। पहले यहाँ तक पढ़ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेसिकली, इसका ये n बताता है। ठीक है, कि साइज़, इलेक्ट्रॉन वेव का साइज़ कितना ज़्यादा है, ऑर्बिट का साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है, वो शेल कितना है, अब यहाँ पे क्या दे सकते हो, ऑर्बिट, शेल। ठीक है, ये भी दे सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मतलब वो कितना बड़ा, अगर 1 है तो बेटा वो इतना होगा, 2 है तो बेटा इससे वो बड़ा होगा बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना दूर तक फैला होगा, 3 है तो ये बेटा ऐसा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर N1 को ही हम K शैल, 2 L, M और N नाम देते हैं। ठीक है, ये जो शैल है ना, N1 है तो कौन सा शैल है, K शैल। तो यानी कि यहाँ पर जो N है बहुत चीज़ें बताता है, क्या बताता है, साइज़ बताता है, कितना बड़ा साइज़ है, कितनी एनर्जी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, शैल, ये शैल है, N1 है तो एक K शैल है, N2 है तो 2 शैल, तो K और L शैल है, 3 है तो M शैल है, ऐसे नाम बताता है। ठीक है, तो ये शेल बताता है, और साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव असल में मेन है ये। ठीक है, अगर सिर्फ साइज़ कहता तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये कहता तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, कि इलेक्ट्रॉन वेव का साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उसका साइज़ कितना बड़ा है। और जो साइज़ का होता है ना, वो एक ऑर्बिट में डिनोटेड होता है, कि एक ऑर्बिट है, एक साइज़, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, और 4 ऑर्बिट का बड़ा साइज़ होगा, 2 ऑर्बिट का छोटा साइज़ होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है बेटा इसके, देखो सबसे पहले तो ये क्या बताता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बताता है नंबर ऑफ शेल, तो n, नंबर ऑफ सब शेल भी बताता है n, ध्यान दो, नंबर सब शेल भी n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल तो 2n²। ये बोहर-ब्यूरी रूल कहते हैं इसको हम, बोहर-ब्यूरी रूल। मतलब अगर मान लो n = 2 है, ठीक है, तो बोले कितने शैल हैं, तो आप कहोगे इसमें 2 शैल हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 शैल हैं, K और L है। ओके, 2 शैल हो गए। आप बोल सकते कितने यहाँ पे सब शैल हैं, तो आपको इसमें 2 सब शैल है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, S और P आएंगे यहाँ पर, 2 सब शैल आ जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, कितने ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल हैं तो 2 सब शेल में कितने, यहाँ पे 2 का स्क्वायर को तो 4, और ये 2 सब शेल हो गए बेटा। अगर ऑर्बिटल पूछता है तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4 ऑर्बिटल। मैं अभी कह रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, सब शेल है यहाँ पे 2 आएंगे, S और P, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3, तो 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो ये 2n² हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर विच इज़ 8। समझे, ऐसा आप निकाल लें। फिर समझो, n से नोट करते हैं
ठीक है, किसने दिया था? बोहर ने दिया था। क्या बताता है? साइज़ बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का, एनर्जी बताता है, शेल बताता है कि कितने शेल्स हैं। ठीक है, जैसे N1 है तो K शेल होगा, 2 हो तो K और L 2 होगा, N3 है तो M शेल होगा, 4 है तो N शेल होगा। ठीक है, जितना बड़ा शेल साइज़ उतना बढ़ता रहेगा। एप्लीकेशन क्या है? ये 3 चीज़ें, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लो पहले इतना। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल्स, सबशेल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था mvr = nh/2π। इसके अलावा हम यहाँ पर हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है बेटा वो होती है En = -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही नहीं, रेडियस निकाल सकते हैं 0.529 Z/n², 0.529 Z/n²। ठीक है, ये आपका क्या होता है, और सॉरी n²/z, n²/z। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका रेडियस निकालना है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है। इसी तरह आप यहाँ पर जो निकाल सकते हो, एक आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, जो तो मैंने बताया 2.18 × 10⁻⁶ मीटर/सेकंड। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। रेडियस, जो मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि किस तरह से आप निकालोगे, इसमें डिस्टेंस निकालोगे। मैंने आपको यहाँ पर एनर्जी बताई थी, ये हमने डिराइव भी किया था -13.6 करके। ठीक है, और यही नहीं, इसी तरह ही आपकी यहाँ पे जो वैल्यू बन जाती है ना, कई बार जो एक वैल्यू बन जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आप इसको FN लिख लो, ν भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है बेटा 6.6 × 10⁻15 n²/z³। ठीक है, हर्ट्स में होती है ये, हर्ट्स में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी ये Z²/n³ होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर होता है, Z²/n³ होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हमेशा नीचे रहेगा, और ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हो 1/n में करके, वो आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है। तो यहाँ पे हमने देखा n की वैल्यू हमें क्या क्या चीज़ दे रही है, एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन वेव की, रेडियस दे रहा है, वेलोसिटी दे रही है। ठीक है, अब यहीं पे आता है आपका दूसरा क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं अजीमुथल और सब्सिडियरी और सेकेंडरी और एंगुलर क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है, देखो बेटा, इट इज़ डिनोटेड बाय L, इसे स्मॉल एल से नोट कराया जाता है। ठीक है, ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय समरफील्ड ने दिया था जी ये। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल एल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है इट टेल अबाउट द सबशेल, ये सबशेल और सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है, सबशेल और सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है, और क्या बताता है ये बेटा? इट टेल अबाउट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका शेप कैसा है। ठीक है, उसका शेप कैसा है। ओके, जो L की वैल्यू होती है बेटा, L की वैल्यू जो होती है L = 0 to n-1, जो L की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक जाती है, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो बेसिकली क्या बताता है कि जो ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट आते हैं, ठीक है, शेल के अंदर जो सबशेल आते हैं वो सबशेल कैसे हैं, उसका शेप कैसा है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था n बताता है शेल, और जितने शेल होते हैं उतने सबशेल होते हैं। अब ये बता रहा है कि वो सबशेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका शेप क्या है। ठीक है, उनके शेप क्या हैं, वो किस तरह से दिखते हैं। तो अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो उसको क्या डेजिग्नेशन दिया इसने, जो डेजिग्नेशन वो दिया S सबशेल, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G एंड सो ऑन। जो S था इसका जो शेप था बेटा वो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक,
स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब ऐसा होता है। P का होता है बेटा डम्बेल, यानी ऐसा। D का होता है बेटा डबल डम्बेल, यानी कि ऐसा। और F का क्या होता है बेटा इरेगुलर, या आप इसको कई बार 8 शेप भी कह सकते हो, 8 फोल्डेड, ठीक है, 8 फोल्डेड भी कह सकते हो। मतलब ये ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, ओके, 8 फोल्डेड भी कह सकते हो। यहाँ तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से हम जो एल जो है क्वांटम नंबर है, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो किस तरह से आपको बताता है कि कितने उसके अंदर सब शेल्स हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने बताया एल की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1, ठीक है। अगर मान लो आपको पता करना है कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, तो वो कैसा पता चलेगा, वो चलेगा बेटा 12+1 से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमेशा 12+1 से पता चलता है। किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालना है तो 12+1। और अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इन एन ऑर्बिटल ऑफ सब शेल, तो बेटा ऑब्वियस है 2 लगा दो, 2 × 2 12+1। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझसे कह दिया n = 1 है, n 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पे क्या होगा 0 और 1, यहाँ पे क्या होगी 0 1 and 2। तो यानी कि जो पॉसिबल यहाँ पे जो सब शेल्स बनेंगे वो क्या बनेगा, S बनेगा, यहाँ पे SP बनेगा, यहाँ पे SP और D बनेगा सब शेल। जो पॉसिबल सब शेल बनेगा वो क्या बनेगा, इतना। अब अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, तो देखो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा बेटा, ठीक है। इसमें 2 आएंगे, देखो इसका एक ऑर्बिटल और इसके 3, टोटल 4 ऑर्बिटल आएंगे। इसमें क्या होगा, इसका 1, इसके 3 और इसके 5, ठीक है। ये आएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। कैसे पता चला, देखो अगर आपको पता करना है कि कैसे, जैसे मान लो मुझे पता करना है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ऐसा लिख लो, 0 के लिए S, 1 के लिए P, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। S के लिए 1, P के लिए 3 हो गया आपके, ठीक है, वरना फिर आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये कैसा हो गया। ये देखो जब n 3 होता है तो L के लिए क्या होता है 0 1 और 2, 0 के लिए होता है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, तो S के लिए 1, P के लिए 3 और D के लिए 5 करके देख सकते हो। जैसा मैं इस पर लगा रहा हूँ 12+1, यहाँ पर 12+1 लगाओ 12+1, 2 0+1, तो कितना 1 आया ना। तो एक ही वैल्यू, एक ही ऑर्बिटल, एक ही सब शेल आएगा S, ठीक है, S ही सब शेल आएगा। अब देखो यहाँ पे n रखा 2, अगर आप 2 रखते हो, ठीक है, यहाँ पे 0 के लिए यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये हमारे, अगर आप 1 रखते हो क्या आता है 2 × 1+1 3, तो P के लिए 3 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। इसी तरह बेटा मान लो आपसे कहता है D के लिए, मान लो ये इसके लिए, देखो इसके लिए करते हैं। यहाँ पे जो L की वैल्यू कितनी है 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं 12+1, तो 2 × 2+1 विच इज़ 5, तो इसलिए D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमने एक चीज़ और समझी कि एक ऑर्बिटल के, एक सब शेल के अंदर जो कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं और उस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने देखा S सब शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान रख लो कि जो S सब शेल होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसा है F में 14, देखो अगर F की बात करते हैं तो हम जानते हैं L होता है 0 1 2 3 4, S P D F, है ना। तो देखो F के लिए L की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ 3, तो फॉर F L = 3, तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए इसमें बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए 12+1, ठीक है। तो देखिए 2 × 3+1 यानी कि 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, वो होता है ट्वाइस ऑफ 12+1 यानी कि 7 × 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, समझ आई। तो S में S एक ऑर्बिटल होगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में 3 ऑर्बिटल होगा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D में 5 ऑर्बिटल होगा 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, F में 7 ऑर्बिटल तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से आप इसका क्या कहते हैं ये निकालोगे। इसी तरह यहीं पर आ जाता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर कंपोनेंट है ना, ठीक है।
एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसका होता है अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ठीक है, L आपको पता ही कितना है। अब मान लो आपसे कह देता है कि भैया D के लिए निकालो, 3D के लिए निकालो। 3D के लिए हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ D से मतलब है। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, क्योंकि D के लिए 2 होता है। तो यहाँ पे कितना है OM क्या आएगा, OM आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, विच इज नथिंग बट दिस इम्प्लाइज दैट रूट 6 H अपॉन 2 पाई। ठीक है, रूट 6 H अपॉन 2 पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। तो आते हैं अब हम तीसरे क्वांटम नंबर में, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा इसे कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय L या ML भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय लिंडे। ठीक है, तभी L से डिनोट किया गया उसको। ओके, नाउ इसकी ये क्या बताता है, इट टेल अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू वेरीज फ्रॉम -L थ्रू 0 टू +L, मतलब -L से +L तक जाता है। अगर हम ओवरऑल वैल्यू देखें, ओवरऑल वैल्यू तो वो होता है बेटा 2L+1। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, 2L+1 होती है। जैसे मान लो बेटा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ L की वैल्यू दे रहे हैं, मैंने मान लो मेरे पास है जैसे S है फॉर S निकालते हैं, फॉर P निकालते हैं, फॉर D निकालते हैं। ठीक है, S के लिए L की वैल्यू होती है 0, तो यानी M की वैल्यू भी क्या होगी 0, क्योंकि -0 + 0 तो होगा नहीं, तो एक ही वैल्यू होगी, यानी कि S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। तो देखो ये भी क्लियर बता रहा है कि एक ही ऑर्बिटल होगा और एक ही ऑर्बिटल होगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, L की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, L की वैल्यू आएगी, देखो L यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो M की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, और यू कैन राइट +1 0 -1, मतलब यहाँ पे जो P की वैल्यू होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ -1 0 +1 और यहाँ +1 0 -1, तो आप देख सकते हो +-1 0 +-1। ये बेसिकली होता है Px, ये होता है Py और ये होता है Pz। याद रखें जो Pz होता है वो हमेशा बीच में आएगा। आप Px Py यहाँ कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसे ही आ जाता है बेटा D के लिए, फॉर D L की वैल्यू होती है 2, तो M की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो D का बनेगा ना बेटा वैल्यू, वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो +-2 +-1 0 +-1 +-2, समझ गए। ठीक है, तो ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये dz² होता है बेटा। बाकी क्या होता है dxy dyz dx² - y² एंड dz², ओ सॉरी dxz, तो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये कि बीच में रहेगा। ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, बीच में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, अगला क्वांटम नंबर है बेटा आपका, अब या क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसको कैसे नोट करते हैं, डिनोटेड बाय S और MS। ठीक है, इसे किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय उलेनबर्ग एंड गॉडस्मिथ ने दिया था। ठीक है, उलेनबर्ग और गॉडस्मिथ ने मिलके दिया था। ठीक है, अब हुआ था ये क्या बताता है, इट टेल अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंट कर रहा है, देखो अपने भी ओरिएंटेशन दिखाएगा। जैसे अर्थ पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो अपने एक्सिस में भी घूम रही है, तो उसका अपने एक्सिस का क्या होता है, उसका अपना एक्सिस का क्या कहता है, स्पिन। ठीक है, वो अपने एक्सिस में क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, उसके चारों तो रिवॉल्व कर रही है, लेकिन अपने एक्सिस में क्या कर रही है, वो स्पिन कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसा है, समझ गए, ऐसे घूम रहा है, देखो ये अपने आप भी घूम रहा है और उसके चारों ओर भी घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है,
तो ये जो इसको इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है प्लस माइनस हाफ। इसको हम कई बार ऐसा और हम ऐसा भी दिखा देते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है, हम जो एस की वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपसे क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो बेटा ये होता है √y s इंटू एस प्लस 1 h/2π, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, s इंटू एस, एस इज व्हाट, s क्या होता है बेटा, s होता है मल्टीप्लिसिटी, s का मतलब क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, s का मतलब क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो n अगर एक आएगा तो हाफ होगा, ठीक है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ क्लॉक होगा और हाफ एंटी क्लॉक होगा, ठीक है, ये ओरिएंटेशन हो गया। अगर n मान लो 3 है तो वहाँ पे क्या होगा 3/2 होगा, ठीक है, 3/2 होगा, मतलब कि 3/2 का मतलब क्या हुआ, अगर आपको अगर कहते हैं कि अभी n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए तो कितने स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी आपकी 3/2 होगी, ठीक है। मतलब 3/2 का मतलब क्या हुआ कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो कैसा होता है, जैसे ये है, ठीक है, अगर मान लो ये एक है अनपेयर्ड, तो ये क्लॉक भी जा सकता है और एंटी क्लॉक भी जा सकता है, तो 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी इसकी, ठीक है, यानी 2 ओरिएंटेशन हो गई। अगर मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या यहाँ पर इनकी ओरिएंटेशन होती, या तो ये क्लॉक होता, ये क्लॉक होता, ये क्लॉक होता, ठीक है, या क्या होता, ये एंटी क्लॉक होता, भाई या तो हो सकता है ये तीनों क्लॉक होते या तीनों ही एंटी क्लॉक होते, यही हो सकता था ना, या तो तीनों, क्योंकि ये तो नहीं कि एक 2 स्टेशन रहेंगे और एक मूव करेगा, या तो तीनों क्लॉक जाते या तीनों एंटी क्लॉक जाते, तो 2 ओरिएंटेशन तो ये हो गई, और हो सकता कोई 2 क्लॉक जाते और एक एंटी क्लॉक जाता, समझ आइए, तो टोटल कितने हो गए 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई। बात समझ आ गई कि कैसे, देखो कभी भी ना ये ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन 2 पड़े रहेंगे और एक कहेगा तो घूम के आ जा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तीनों या तो तीनों एक साथ जाएंगे क्लॉक में और तीनों एंटी क्लॉक में जाएंगे, तो 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये हो गई। तीसरा क्या हो सकता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉक जाए और एक एंटी क्लॉक चल जाए, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। तो हमेशा जब भी कभी स्पिन निकालना होता है किसी का टोटल स्पिन, तो हमेशा इस तरह निकालना है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना n/2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको टोटल स्पिन की वैल्यू दे देंगे। देखो प्लस माइनस क्लॉक एंटी क्लॉक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बता देता हूँ मैं, जो भी मैंने बताया वही है, ये भी ये होता है 2s+1 फॉर्मूले के हिसाब से 2s+1, ठीक है, 2s+1। भाई देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आप यहाँ पर 2s+1 में रख दो, तो कितना हुआ, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है यहाँ पर तो 3/2, तो 3/2 इंटू 2 3+1, तो टोटल 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपकी टोटल स्पिन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है उसका मतलब होता है कितने तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है विदाउट हैविंग रिपल्शन, तो वो आप 2s+1 से दे सकते हो, ठीक है। ज़्यादा डीपली पूछते नहीं है इसके बारे में, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एक और चीज़ आती है इसमें, यहाँ भी बता देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है √n इंटू n+2 bm। यहाँ पे n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और bm फुल फॉर्म होती है बोहर मैग्नेटन। तो या देखो बेटा इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, √n इंटू n+2 हमेशा होगा n.9 आएगा bm, ठीक है। जैसे मान लो किसी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, जैसे मुझे एक दे दिया, क्या ये है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n हो गया 2, तो म्यू कितना हो जाएगा √2 इंटू 2+2 विच इज़ 2.9 bm, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, नोट कर लो।
तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको 4 क्वांटम नंबर के बारे में बताया, जिसमें से मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ उसका, ठीक है, जिसमें पूरा एक समरी जैसा हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं। एक होता है बेटा आपका प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। इसको n से, इसको l से, इसको m और इसको s से नोट करते हैं। जो n की वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 होती है, जिसके लिए k, l, m और n वर्ड आते हैं, ठीक है। ये शेल बताता है, क्या बताता है ये, नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ शेल, साइज, एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये क्या, ये है l, जिसकी जो l की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक जाती है बेटा। और ये क्या बताता है, ये बताता है शेप ऑफ सब शेल, और सॉरी शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये नंबर ऑफ सब शेल भी बताता है, नंबर ऑफ सब शेल भी बताता है, जैसे मैंने उसमें क्लियर कर दिया था। m जो होता है ये बेटा ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। और m की वैल्यू -l थ्रू 0 टू +l होती है, ठीक है, -l थ्रू 0 टू +l होती है। और ओवरऑल वैल्यू जो होती है m की होती है 2l + 1, ठीक है। s जो होता है ये स्पिन ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और s की वैल्यू ±½ होती है, ठीक है। किसी का जो स्पिन निकालना होता है वो होता है ±n/2, इसे हम स्पिन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो n होता है वो एनर्जी बताता है, En बताता है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, वेलोसिटी बताता है, टाइम पीरियड भी बताता है, फ्रीक्वेंसी भी बताता है, रेडियस भी बताता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाई थी, आप टाइम पीरियड 1/, में फ्रीक्वेंसी करके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि ये जो n यहाँ पर आता है इसका ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, ये सबका पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका होता है nh/2π। इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है बेटा l × l + 1 √h/2π। मैग्नेटिक का नहीं होता, स्पिन का होता है बेटा, ये होता है बेटा √s × s + 1 h/2π, ठीक है। सबका s होता है। यहाँ पर ऑर्बिटल, यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इसका, ठीक है। नाउ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है, l की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है। l की ही वैल्यू जो होती है वो बताती है, अगर 0 है तो s सब शेल होगा और उसका शेप ऐसा होगा, 1 होगा तो p सब शेल डम्बल, 2 होगा तो d डबल डम्बल, और 3 होगा तो f यानी कि इरेगुलर या 8 शेप होगा, ठीक है, ऐसा, ओके। जो ये होता है ये नंबर ऑफ, उसके अंदर ओरिएंटेशन बताता है। जैसे अगर l की वैल्यू 2 है तो जो ओरिएंटेशन होगी वो क्या होगी, -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। जबकि s की वैल्यू हमेशा ही ±½ होती है, ±½ होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने रिव्यू, जो अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़ा उस सबको मैंने यहाँ पर रख दिया, ओके। कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, नोट करिए। तो अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपसे कह दिया कि फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर, देखो बेटा अगर सारे क्वांटम नंबर बोले उसने तो ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो उसे कह दिया आपसे 3p, ठीक है, और उसे दे दिया 4d, ओके। देखो ये होता है n, ये बताता है l, l ही बनाता है m, और यहाँ की वैल्यू बताती है s। तो यहाँ पे n है 2, l की वैल्यू है m के p के लिए होती है 1, तो m की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, ठीक है। और s की वैल्यू होगी ±½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर उसने यहाँ पे हमने कह दिया, तो n कितना हो गया 4, l हो गया यहाँ पे 2, तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा -2 -1 0 +1 +2, तो s के लिए क्या हो जाएगी +½ एंड -½ या ±½ अगर आपको पता करना है कि आपने सही किया है तो देखो टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू होती है m की ओवरऑल वैल्यू होती है 2l + 1,
ठीक है। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1 + 1 तो 3 आई, तो देखो टोटल वैल्यू 3 है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर m की ओवरऑल वैल्यू होती है 12 + 1, तो m = 2 इंटू एल कितना है यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 5, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो देता है ना वो कहता है कि कुछ अजीब सा दे देगा, जैसे दे देगा 3px 3py 3pz, कहेगा इसका क्वांटम नंबर निकालो। तो देखो बेटा z एक्सिस के लिए, सिर्फ z एक्सिस के लिए हमेशा 0 होता है, जो m की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो जब 3px क्या है तो यहाँ पे n3 होगा, यहाँ भी n3 होगा, यहाँ भी n3 होगा, l यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, लेकिन m की वैल्यू यहाँ पर ±1 हो सकती है। यहाँ पे m की वैल्यू ±1 होता है, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि p के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो होता है px pz py, तो +1 0 -1 या -1 0 +1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोनों वैल्यू लिखेंगे आप। और s की वैल्यू तो आप ±½ ही लिखोगे, ठीक है, ±½ ओके। समझ आई बात? हर एक चीज़ को अच्छी तरह समझ के ही आगे बढ़ना, ठीक है, ±½ तो इस तरह से आपने करना है इसको, नोट डाउन। तो अब कई बार ऐसा होता है कि आपसे कहता है कि या ये क्वांटम नंबर या ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है, तो किसी ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। देखो जैसे मान लो उसने कह दिया विच ऑफ फॉलोइंग आर पॉसिबल, ठीक है, इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो देखो बेटा अगर जैसे मान लो उसने कह दिया ए पार्ट n2 है, l1 है, m0 है और s +½ है, b n1 है, l1 है, m की वैल्यू -1 है, s -½ है, c n3 है, l1 है, m0 है और s 0 है, d n4 l2 m0 s +½ जैसे ही दे दिया। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो आपको ऐसे जब केसेस दिए जाते हैं तो अपना n और l देखना सबसे पहले, ठीक है। देखो हम जानते हैं जो l होता है वो n-1 होता है, ठीक है। तो पहले देखो n यहाँ पे कितना है 2 है, n2 है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 और 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर n2 है तो l की वैल्यू होती है 0 और 1, तो एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए या तो 0 या m की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 0 +1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है बिल्कुल और +½ तो ये एग्जिस्ट करेगा। ऐसे यहाँ पे देखो n और 1 दोनों तो सेम हो गए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो n3 है, l1 है, m0, लेकिन स्पिन 0 कर दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। स्पिन या तो क्लॉक होता है या एंटी क्लॉक होता है, 0 नहीं होता, ओके, क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो मूवमेंट तो होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या कहते हैं n4 l2 m0 ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह मान लो उन्होंने कह दिया कि ये दे दिया आपको दूसरा क्वेश्चन, ये मान लेते पहला पार्ट था, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका। जैसे उसने कह दिया 4p 3d 3f 2d, इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 4p की। देखो बेटा यहाँ पे n कितना है 4, आप सिर्फ शुरू के n की वैल्यू देखो, सिर्फ n की वैल्यू देखो और l निकालो। तो l की वैल्यू क्या होगी 4 - 1 यानी कि 3, यानी l क्या हो सकता है 0 1 2 एंड 3 हो सकता है ना, यानी कि s p d और f हो सकता है। यानी 4 के साथ 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है। तो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो यस इट एग्जिस्ट। ऐसी 3d की बात करते हैं, n3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 2 यानी s p एंड d, यानी कि 3s होगा 3p होगा 3d आ रहा है, यस एग्जिस्ट। सिमिलरली 3f की बात करते हैं, n3 है अभी हमने देखा यही हो सकता है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, f आता नहीं है। सिमिलर 2d को देख लो, यहीं पर ही देख लो, n यहाँ पे कितना है 2, तो l क्या होगा 0 1 यानी s और p, तो 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह आप s p d f का यूज़ करके क्वांटम नंबर का यूज़ करके पता कर सकते हो ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है, ओके, नोट कर लो। तो बेटा अब हम करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आते हैं ज़ाई वर्सेस रेडियस के, ज़ाई स्क्वायर वर्सेस रेडियस के और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। तो पहले मैं ज़ाई और ज़ाई स्क्वायर का यहाँ पे आपके सामने समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में आपके सामने रख रहे हैं। याद रखें यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किसी और सब शेल्स में
कितने नोड्स होते हैं। याद रखें जो एस सब शेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड मिलते हैं, एंगुलर नोड नहीं मिलते। दो तरह के नोड्स होते हैं क्योंकि दो तरह के कंपोनेंट थे, रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट थे, तो उसी तरह दो तरह के नोड्स भी होते हैं, एक रेडियल नोड्स होता है और एक होता है एंगुलर। ठीक है, तो टोटल नोड्स किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब शेल में, सॉरी कंपाउंड नहीं, किसी सब शेल में हमें कैसे मिलता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड्स को ऐड करके मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो बेटा रेडियल नोड होता है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस 1, जबकि जो एंगुलर नोड होता है बेटा, एंगुलर नोड, उसका फार्मूला होता है l, मतलब जो l होगा वही एंगुलर नोड होगा। तो टोटल नोड जो होता है बेटा वो होता है यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके कन्फर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफ के थ्रू। तो देखो बेटा, ये है बेटा जाई वर्सेस आर। ठीक है, ये भी जाई वर्सेस आर, जाई वर्सेस आर, जाई वर्सेस आर, जाई वर्सेस आर। बेटा ये जो ओरिजिनल पॉइंट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, आपका न्यूक्लियस पॉइंट है। ओके, न्यूक्लियस जो ओरिजिन है ना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, मैं NU से डिनोट कर रहा हूँ इसको। ओके, जो ये है आपका 1s, ये है आपका 2s, ये है आपका 3s, ये है आपका 4s, ये है आपका 5s, ऐसे 6s 7s भी बना सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे जाता है, न्यूक्लियस से दूरी पर जो जाई होता है, यानी कि जो और जो वेव फंक्शन होता है, वेव मैंने आपको बताया था, जाई का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट जस्ट टेल अबाउट द पीरियोडिक चेंज ऑफ द मैटर वेव। ओके, किस तरह की मैटर वेव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो विद जैसे न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा, मैटर वेव का जो जाई वेव फंक्शन है वो इस तरह शो करता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है जाई की, ये कहीं पर भी इस रेडियस पर कट नहीं कर रही है, यानी रेडियल कंपोनेंट को टच नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कहीं पर भी इसको कट नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही एस की बात करते हैं हम, तो ये इसको कट कर जाती है, इसको कट कर जाती है। 3s की बात करते हैं तो ये दो जगह कट करती है। 4s की बात करते हैं तो ये बेटा 3 जगह कट करती है। ऐसे 5s की बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 जगह कट करती है। ठीक है, तो ये जो कट है ना बेटा, ये कट इसे हम कहते हैं नोड। कौन सा, रेडियल नोड, रेडियल नोड। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियल नोड। तो यहाँ पे कितने रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, रेडियल नोड Rn कितना है यहाँ पर, ध्यान तो एंगुलर नोड तो 0 होता है बेटा, एस में तो होता नहीं है, एस में एंगुलर कंपोनेंट होता ही नहीं है, क्योंकि एस स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो उसका कोई एंगल फिक्स नहीं होता, एंगल नहीं होता उसको कोई भी। ओके, जिसके एक पर्टिकुलर एंगल पे वो नोड्स बनाएगा। ओके, उसका सिर्फ स्फेरिकल नोड्स होता है, यानी कि रेडियल नोड होता है। तो इसमें एक रेडियल नोड है, एंगुलर नोड नहीं है इसमें, यानी कि यहाँ पर टोटल नोड कितने हुए, 1। यहाँ पर देखो एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड कितने मिल रहे हैं यहाँ पर हमें, 2, तो टोटल नोड कितने हुए बेटा, 2। यहाँ पर देखो बेटा एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड कितने हैं बेटा यहाँ पर, 1 2 3, तो टोटल नोड कितने हुए बेटा, 3। यहाँ पर देखो बेटा एंगुलर नोड है 0 और रेडियल नोड कितने हैं बेटा यहाँ पर, 4, टोटल नोड कितने हुए, 4। यहाँ पर देखो बेटा एंगुलर नोड भी 0 है और रेडियल नोड भी यहाँ पे क्या है, 0 है, तो टोटल नोड भी यहाँ पे कितने हुए, 0। ठीक है, अब ये नोड्स क्या होते हैं, देखो बेटा नोड्स क्या होते हैं, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेन होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी कि जहाँ पर जाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं नोड्स या नोडल प्लेन। ठीक है, दो एक्सिस के बीच का प्लेन। ओके, दैट इज योर नोडल प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0। और अगर कभी जाई स्क्वायर की वैल्यू 90 से 95% ज़्यादा, 100% तो श्योरिटी हो जाती, प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, तो उसे हम कहते हैं बेटा ऑर्बिटल, यानी कि वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, ऑर्बिटल इज अ प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास का प्लेस जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, तो रेडियल नोड Rn से नोट करते हैं बेटा इसको हम, एंगुलर नोड An से नोट करते हैं, और ये टोटल नोड जिसे हम Tn से नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सही जा रहा है फॉर्मूला। तो बेटा देखो n माइनस एल माइनस 1 निकालते हैं, इसका निकालते हैं बेटा Rn निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। n कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, n माइनस एल माइनस 1 होता है ना,
तो 1 माइनस 0 माइनस 1 तो 0 आ गया, सही है बिल्कुल। यहाँ पे चलो, रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 1, बिल्कुल सही है। यहाँ भी निकाल लो बेटा, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2, बिल्कुल सही, एंड सो ऑन आप निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। सो जाई स्क्वायर क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इफ दिस प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स नोड्स और नोडल प्लेन, इफ इट इज 95% इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। नोट डाउन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरह से हम जाई की ग्राफिकली हम प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे वो नोट्स बनाता है। तो जैसे हमने देखा कि टोटल नोट्स कैसे निकालते हैं हम, n माइनस 1 से निकाल लेंगे, और जो रेडियल नोड होता है वो n माइनस l माइनस 1 होता है, और एंगुलर नोड n सिर्फ l पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस S शेप में कोई भी आपके एंगुलर नोड्स नहीं होते। ठीक है, अब जो अगला मैं बना रहा हूँ वो है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब जाई स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू में। देखो बेटा, ब्लू से कर देते हैं, ये जाई स्क्वायर वर्सेस r, जाई स्क्वायर वर्सेस r, जाई स्क्वायर वर्सेस r, जाई स्क्वायर वर्सेस r, और ये भी है आपका जाई स्क्वायर वर्सेस r। ओके, इसमें हम देखें तो ये ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, ऊपर से कट जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर से जाता है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जाई स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें भी 1 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, 1। ओके, तो यहाँ पर आप कर देखो तो यहाँ पर 1 कट आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास कितने आ गए, 2 कट आ गए, यहाँ पर कितने आ गए, 3 कट आ गए, यहाँ पर कितने आते हैं, 4 कट आते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, 4 कट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हिसाब किताब क्या बनता है आपका, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपके कोई नोट्स नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ भी आपका एंगुलर नोड तो होता ही 0 है, यहाँ पर रेडियल नोड भी यहाँ पर 0 है, तो यानी कि टोटल नोड भी यहाँ पे क्या हुआ, 0। यहाँ पर 1 यानी कि एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 1, तो टोटल नोड 1 करके देख सकते हो। n माइनस l माइनस 1 का रूल है। सेम यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके, रेडियल नोड 2, एंगुलर नोड 1 0, और टोटल नोड 2। यहाँ पर कितने हैं, आप n माइनस 1 का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखो तो ये आपका वही है 1s, ये आपका वही है 2s, ये वही 3s, ये वही 4s, ये वही आपका 5s। अगर आपका n माइनस 1 लगा तो n यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 1 आपका क्या आएगा, मैंने बताया था ना टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर सकते हो, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड आपका क्या कहते हैं, कितना आएगा, n माइनस l माइनस 1 3, टोटल नोड 3। एंगुलर नोड तो 0 ही आएगा क्योंकि l है ना, l के बराबर होता है, s तो 0 होता है। सिमिलर यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड आएगा 4, टोटल नोड आ जाएगा आपका 4। ठीक है, नोट कर लो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि जाई स्क्वायर है इसलिए। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब होता है क्या, सबसे पहले देखो, मान लो ये एक पॉइंट है न्यूक्लियस का। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस के बाद एक और स्फीयर हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया। तो इसका रेडियस है r, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है आपका dr। ठीक है, नाउ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इस रेडियल पार्ट में, इस ये जो वैकेंट जो इन दो स्फीयर के बीच का जो पार्ट है ना, इसमें आप प्रोबेबिलिटी जो निकालते हो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, दैट इज़ कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये बेसिकली ऐसे निकाल सकते हैं, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और सिंपल डी फंक्शन भी कहते हैं इसको हम। ये क्या होता है, इफ़ वी ड्रॉ अ स्फीयर अराउंड न्यूक्लियस, सेंटर न्यूक्लियस है। ठीक है, हर बार हमने इसे न्यूक्लियस लिया हुआ है। ठीक है, एंड वी टेक अ स्मॉल फंक्शन dr, ये स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डी आर इज डी फंक्शन, सिंपल, उसे हम कहते हैं डी फंक्शन, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा ये, देखो बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसे निकालेंगे, किसी की रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, वो होगा उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इनटू में जो ये रीजन है, ये इस रीजन में ध्यान दो, ये वाला पार्ट है ना, इसमें फाइंड करना है हमें पाई, ये जाई स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये एक बड़ा रेडियस है, ये देखो एक बड़ा जिसका रेडियस है r प्लस डी आर, माइनस में छोटा, तो जब ये वॉल्यूम निकल आएगा तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको लेता हूँ v1 और ये लेता हूँ v2, तो ये क्या हो जाएगा v1 माइनस v2, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने v1 v2। तो जाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका, v1 क्या होता है 4/3 पाई r प्लस डी आर का होल क्यू, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यू होता है, माइनस में इसका क्या होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, ओके। ये इसका वॉल्यूम माइनस में इसका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, इसी वॉल्यूम को इंटू पाई को जाई स्क्वायर से कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। तो अब देखो हम कैसे निकालते हैं इसको, इसमें से 4 अगर हम देखें तो जाई स्क्वायर 4/3 पाई कॉमन है, तो आ जाएगा r प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है बेटा जाई स्क्वायर 4/3 पाई, ओके, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर क्यू, ओके, a प्लस बी का होल क्यू माइनस दिस, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो यहाँ से आर क्यू से ये आर क्यू कैंसिल हो रहा है, डी आर बहुत ही छोटा है, हम ये कंसिडर करते हैं ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, डी आर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी कि जो डी आर इज एज़ कम्पेयर टू आर, इस आर का मॉडल बहुत छोटा है, तो यानी कि दिस कैन बी निगलेक्टेड, और जहाँ पे ये कंपोनेंट उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो ये जाएगा जाई स्क्वायर 4/3 पाई, अंदर देखो डी आर क्यू कॉन्स्ट ये हो गया निगलेक्ट हो गया, डी आर का निगलेक्ट हो गया, तो अंदर क्या मिल जाएगा बेटा आपको 3r² डी आर, ठीक है, यही मिलेगा ना आपको। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 4πr² डी आर जाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ योर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, या डी फंक्शन, यानी आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली है इस डी फंक्शन स्मॉल डी आर के विद रिस्पेक्ट में। नोट करो जल्दी, फिर डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका। तो इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो भी मैं बता देता हूँ जल्दी। तो इसमें जो आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा होता है 4π² r² जाई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये होता है आपका 1s का ग्राफ होता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ चलते रहते हैं इसमें, ठीक है, पीक्स होती हैं, ओके, इसमें क्या होती है पीक्स होती हैं। तो ये जो ग्राफ बनते हैं ये बनते हैं आपके 1s 2p 3d एंड 4f के, ठीक है, 1s 2p 3d एंड 4f के ग्राफ इस तरह बनते हैं। अगर ऐसे ही हम यहाँ पर ग्राफ लेके चलते हैं 4π² r² जाई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, तो ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आता है आपका नोट्स आते हैं, ओके। सेकंड जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है पीक बेटा, ओके। ये होता है बेटा 2p 3d, ये होता है 2p, देखिए 1s 2s 2p 3d, ये होता है 2p, और ये होता है आपका 3d का 4f का, ओके। ओके, तो ये जो आपके जो ग्राफ बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ये आपका है 1s 2p 3d 4f,
ये होता है आपका 2s, सॉरी क्योंकि सेकंड है 2s, फिर आ जाता है आपका यहाँ पर 3p 4d एंड 5f, ठीक है ऐसा, क्योंकि ये दो ऑर्बिट आ गए ना इसमें, ठीक है 2 ऑर्बिट आ गए। ऐसे अगर मुझे इसका अगला का बनाना हो 4π² r² dr वर्सेस r, तो अब देखो यहाँ पे कितने पिक्स है 2, क्योंकि यहाँ पे एक पिक्स है हर बार, 1s के लिए एक पिक, 2p के लिए एक पिक, 3d के लिए एक पिक, 4f के लिए, वहाँ पे क्या है 2s 2 पिक, 3p के लिए 2 पिक, 4d के लिए भी 2 पिक। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि 2s में ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, 3p में भी ऐसे एक पीक होगा, सेकंड पीक में ज़्यादा होगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। यहाँ पर देखो एक ही पीक होगा, एक ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनेगा यहाँ पर, 2p में यहाँ पर एक ही बनेगा, यहाँ पर एक, ध्यान से देखो 1s के लिए एक, 2s के लिए 2, 2p के लिए एक, 3p के लिए 2, 3d के लिए एक, 4d के लिए 2, ऐसी 4f के लिए एक, 5f के लिए 2, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे चलते हैं, मान लो मैं लेके जाऊँ 3s, ठीक है, जैसे 1s 2s 3s, 2p 3p 4p, 3d 4d 5d, 4f 5f 6f एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर कितने बनेंगे 3, ध्यान दो, पहला छोटा, दूसरा थोड़ा बड़ा, तीसरा और बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पिक्स बताते हैं, ठीक है। अगर पिक फाइंड करना हो तो वो हमेशा आपका n-1 पिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका पिक्स होगा वो आपके n-1 होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से के लिए चल रहे हो। कहने का मतलब है कि शेप्स ऐसे रहेंगे, लेकिन पिक्स क्या होंगी, जैसे 3s है, जैसे 3s किया मैंने यहाँ पर, 4p किया, 5d किया और 6f किया, तो इस तरह से आपके क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता रहेगा, ओके। तो हमेशा जब भी कभी आपको पिक्स निकालना हो, जैसे कि कितने पिक्स हाई हैं, 3 पिक्स बन रहे, ये सबसे हाईएस्ट पिक होगा, मतलब इस न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन की। इसमें भी ऐसी होता है, इसमें तो एक ही पिक बनती है, ठीक है, ये एक ही पिक है। अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो आप इसको हटा सकते हो, ये मैं सबके लिए बना दिया था एक साथ ही, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी हटा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है, ओके। कह रहे होते हैं 1s 2s 2p के लिए ऐसा होगा, ये यहाँ कर देता हूँ, 1s 2p 3d और 4f के लिए ऐसा होगा, फिर 2s 3p 4d 5f के लिए ऐसा होगा, फिर 3s 4p, 1s 2s 2p 3s 2p 3p 4p 3d 4d 5d 4f 5f 6f, ठीक है। अच्छा, जो किसी का जो पिक होता है, नंबर ऑफ पिक्स निकालने हैं, तो वो होता है n-l। जैसे मान लो 1s के लिए मुझे पिक्स निकालना है, इस 1s के लिए मुझे पिक्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें मेरे n कितना है 1 0, तो 1 पिक, ओके। यहाँ पे निकालना 2s के लिए पिक निकालना है, तो n कितना है यहाँ पे 2 0, तो कितने पिक हो गए यहाँ पर, टोटल 2 पिक हो गए। यहाँ पे कितने पिक्स हो रहे देखो, ये 1 2 3, ओके। और ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, आप निकाल सकते हैं। नोट्स कैसे निकालेंगे, अगर मान लो 3s के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो 3s के लिए कितने नोट्स होंगे, तो निकालते हैं हम। यहाँ पर रेडियस है, रेडियल नोट कितने होंगे n-l-1, तो 3 -0 -1 यानी कि 2 नोट्स, तो देखो 2 नोड आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी नोड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कट ही नहीं रहा, करके देख लो, देखो क्या होता है n-l-1 होता है, और वैसे ही मैंने आपको बताया था 1s के लिए नोट्स होते नहीं है, तो n1 -l-1 = 0, तो 0 नोट्स हो गए, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ये कि जो ये आपके नोट्स होते हैं ना, जो भी आपके नोट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेडियल नोड होते हैं, तो होता कैसे है ये भी समझ लो। जैसे ये है, ठीक है, ये x है, ये y, ये z है, ठीक है। इस न्यूक्लियस, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से कोई भी रेडियल कंपोनेंट होगा, से r, इस रेडियस पे कंपोनेंट होगा रेडियल का। अगर ये रेडियल कंपोनेंट x एक्सिस से बॉन्ड बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, तो वो थीटा होता है। और अगर रेडियल कंपोनेंट y से बना रहा है, तो वो क्या होता है आपका फाई, ठीक है। मतलब रेडियल कंपोनेंट z के साथ तो बनाता नहीं है, z तो परपेंडिकुलरली ऑलरेडी है, तो r जब बनाता है x के साथ और y के साथ, तो बना थीटा फाई। इसी थीटा फाई को क्या कहते हैं, एंगुलर कंपोनेंट, जो मैंने बताया था। तो s में तो सिर्फ रेडियस पार्ट होता है, इसमें रेडियल कंपोनेंट, आपको रेडियल नोट्स मिलेंगे, लेकिन बाकी सब में आपको एंगुलर नोट्स भी मिल सकते हैं और दूसरे नोट्स भी मिल सकते हैं, मतलब टोटल नोट्स ज़्यादा बनेंगे। नोट डाउन।
सो जैसे अभी तक हमने किया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बाद हमारा जो आता है अगले 2 कर्व और आते हैं। उसके बाद हम आएंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल पे, जो है जाई स्क्वायर का वर्सेस आर। तो देखो बेटा, जाई स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। पहले जाई कर लेते हैं वर्सेस आर, ओके, और फिर उसके बाद जाई स्क्वायर वर्सेस आर, ओके। मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा इसको, ओके। देखो ये हम करेंगे बेटा 2p के लिए, तो 2p के लिए ऐसा आता है, ठीक है। 2p के लिए कैसा आता है, सॉरी 2p के लिए जो होता है वो ऐसा आता है, ओके। इसके लिए क्या होता है, ऐसा एक कट आता है। इसमें भी क्या होता है, ऐसा आता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, कट ऊपर की तरफ से जाता है क्योंकि पॉजिटिव है ना, ठीक है। अगर और नीचे अगर हम करना चाहें तो देखो जाई वर्सेस आर, ये 2p के लिए है और ये आपका है 3p के लिए, ये आपका है 4p के लिए, ठीक है। तो इसका अगर हम करें, इसका ऐसा आएगा, ओके। और अगर हम ये है आपका, ये 2p के लिए, ये यहाँ पे जायज़ का ये 2p के लिए है, ये 3p के लिए, और अगर ये 4p के लिए करता हूँ तो और जायज़ स्क्वायर है तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ओके। तो ये कट आ गया आपके नोट्स। तो अगर पता करना है कि नोट्स हैं या नहीं है तो ऑब्वियस है, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, एंगुलर नोट्स निकालेंगे यहाँ पर। तो एंगुलर नोट कितने होंगे, यहाँ पे एंगुलर नोट 1 होंगे क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। और रेडियल नोट यहाँ पे क्या होगा, ये है एंगुलर नोट, ठीक है। और रेडियल नोट क्या होगा, रेडियल नोट होता है n - l - 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 - 1 - 1 विच इज़ 0। यानी यहाँ पर रेडियल नोट क्या होगा आपका, एंगुलर नोट 1, रेडियल नोट 0, तो टोटल नोट कितना हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। और वैसे भी आप निकाल सकते हो n - 1 के थ्रू, n कितना है 2, 2 - 1 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3p में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है यहाँ पर 3, l की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। तो अगर मैं एंगुलर नोट की बात करूँ तो एंगुलर नोट 1 है, और रेडियल नोट की बात करूँ तो रेडियल नोट कितना आएगा, n - l - 1 विच इज़ 3 - 1 - 1 विच इज़ 1। तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे आपके 2। तो अगर आप इसको टोटल नोट के फॉर्मूले से करते हैं, टोटल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, n - 1, तो आपका आ जाएगा 2। सिमिलरली दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेडियल नोट 1 है, ध्यान दो, टोटल नोट 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रेडियल नोट 2 आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। देखो जो 2p का होता है वही 3d का होता है, वही 4f का होता है, और जो 3p का होता है वही 4d का होता है, वही 5f का होता है, और जो 4p का होता है वही 5d का होता है, वही 6f का होता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो 2p है वो 3d है, वही 4f है, जो 3p है वो 4d है, वो 5f है, और जो आपका 4p है वही 5d, वही 6f, ठीक है। यहीं पे बात करते हैं हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की भी। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल जैसे बता दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है 90 से 95%। तो इसमें एक आता है एस सबशेल। एस सबशेल जो होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ओके। ये जो डॉट होता है इसे लेटर क्लाउड डायग्राम कहते हैं। ये डॉट क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। यानी एस में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग करने की इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इसलिए, और देखा भी है उसमें नोट्स सबसे कम होते हैं, उसमें नोट्स भी सबसे कम होते हैं। तो अगर हम यहाँ से कहें कि यहाँ पर नोट्स कहाँ हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर नोट्स नहीं हैं जी, नो नोट्स, ठीक है। अब आते हैं पी में 3 होते हैं बेटा, ये देखो ध्यान से, ठीक है। पी में ऐसा होता है, एक होता है बेटा आपका px, एक होता है py, और एक होता है बेटा आपका pz, ठीक है। यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करी यहाँ पर है, ठीक है, ये देखो, ओके। सो अगर मैं ये लेता हूँ x, ये लेता हूँ y, ये लेता हूँ z, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका px, ये हो जाएगा py, ये हो जाएगा pz। तो ऑब्वियस है यहाँ पर नोट्स कहाँ मिल सकते हैं, देखो px में तो p यहाँ ये आपका है px, तो y, तो जो आपके पास जो नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर नोट्स बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, ये y है और ये z है, तो x z प्लेन में मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर जो आपका नोट्स बनेगा वो बनेगा y और z में, ठीक है। कहाँ मिलेगा, y और z प्लेन में। तो यहाँ मिलेगा आपको कहाँ पर, इसमें कितने मिलेंगे, 1, कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर yz में नोट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा, yz में। यहाँ नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा आपको, xz में। यहाँ पर नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको बेटा, यहाँ मिलेगा आपको xy में, ठीक है।
नोट। चलो जी, इसी तरह ही आपका आ जाता है बेटा डी का भी। तो डी का भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखा आपने कि ये जो लोब्स है ना, इसे लोब्स कहते हैं। जब एक्सिस में आते हैं तो लोब्स हो जाते हैं, अदरवाइज तो पूरे ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ही बता रहा है। ओके, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज़, ठीक है, और एफ मतलब फंडामेंटल। तो डी में जो आता है आपके आ जाते हैं यहाँ पर ऐसे, ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो ये x और ये y, तो इसके बीच में यहाँ पर लोब्स आते हैं ऐसे, ये y और ये z इसके बीच में यहाँ पे आते हैं ऐसे, ये आता है x और z इसके बीच में आते हैं यहाँ पर। ये है x और y, तो यहाँ x पर भी लाई करता है और ये y पे भी लाई करता है। यहाँ पे आता है x और z, तो ये z में आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, स्फेरिकल नोट्स होते हैं। वैसे तो मेरे को नोट्स पाया नहीं जाता, बट कई बार हम इसका जो शेप है, देखो ये सब शेप कौन से, डबल डम्बल, ठीक है, डम्बल। बट ये शब्द, इसको डबल डम्बल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डफनट शेप, और भी बेबी सूत्र करके भी नाम है, बट डफनट शेप आप याद रखो। अब यहाँ पर हिसाब किताब क्या होता है, वैसे तो होता नहीं है, बट एक दो जो माने जाते हैं नोट्स, वो माने जाते हैं ऐसे कोनिकल नोट्स, ये देख रहे हो, ये कोनिकल नोट्स माने जाते हैं कि जिसमें क्या होता है, दो कोनिकल नोट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो कोनिकल नोट्स होते हैं। ओके, इसमें भी दो नोट्स होते हैं, इसमें भी दो नोट्स होते हैं। नोट्स या नोडल प्लेन इसमें दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। सब में ही नोट्स क्या होते हैं, इसमें दो होते हैं, क्योंकि एक्स वाई तो वाई जेड और एक्स जेड में होगा, वाई जेड तो एक्स वाई एक्स जेड में होगा, एक्स जेड है तो एक्स वाई वाई जेड में होगा, ठीक है। इसमें दो जगह होता है 45 डिग्री पर। तो ये शेप्स हैं जी। तो जी यहाँ तक हमने किया पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके बाद क्वांटम नंबर्स के बाद हमने यहाँ पर पूरे लिए आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बनाया, जाई का डायग्राम बनाया, हमने ग्राफ बनाया विद रिस्पेक्ट टू आर, 1s 2s सबके लिए। फिर जाई स्क्वायर के लिए हमने किया, जाई के हमने 2p के लिए भी लिया, फिर जाई स्क्वायर का भी 2p के लिए लिया विद रिस्पेक्ट टू। फिर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बनाया, उससे हमें पिक का बदलता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा 1s में 1 होता है, 2s में 2 पीक होती है, 3s में 3 पीक होती है। मतलब जितना हाई पीक होगा उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। और वो बेसिकली रेडियस r0 की वजह से मिलता है, ठीक है। जैसे आप थर्ड के लिए निकाल रहे हो, 3s के लिए निकाल रहे हो, तो आप वहाँ पर r निकाल सकते हो। कैसे, जो 0.529 एंगस्ट्रॉम था, 0.529 n²/z था ना आपका, आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो वो आपको वैल्यू बढ़ती मिलेगी। पहले के लिए क्या मिलेगा, 1s के लिए कितना पिक मिलेगा, यानी न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम पर। दूसरा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरे के लिए और बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा वैल्यू डिस्टेंस बढ़ता रहता है उतना ज़्यादा पीक बड़ी होती रहती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मिल सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी पता होना चाहिए सारी चीज़ें। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, और उसमें हम इस लेसन को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें वी विल टेक हाफ-बाउल रूल, हॉर्न्स रूल, पॉली रूल, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, सारी चीज़ें, ठीक है, फिनिश कर देंगे इसको। ओके, तो ये आपके DSP। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।